चलिए तो फ्रेंड्स हम आपको पढ़ा रहे हैं मोशन का चैप्टर, और पहले मैंने इसमें आपको पढ़ा दिया है कि पोजीशन क्या होता है, पाथ लेंथ क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। पोजीशन हम कोऑर्डिनेट से बनाते हैं, पाथ लेंथ यानी पूरा पाथ जो एक्चुअली फॉलो किया है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट पाथ, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस भी जिसे हम कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट is mostly less than distance, and sometimes when the motion takes place along a straight line, then displacement is equal to distance. एक लाइन डैश करके लिख दीजिए उसी में। For a moving body, तीन स्टार दे दीजिए या 4 स्टार दे दीजिए। For a moving body, displacement can be positive. For a moving body, displacement can be positive, 0 और नेगेटिव। मूविंग बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, पर आप यहां से यहां गए तो पॉजिटिव, ये आपका ओरिजिन है, यहां से यहां गए तो पॉजिटिव, और वापस यहां आ गए तो 0, और अगर थोड़ा इधर भी चले गए, यहां से यहां के आप यहां चले गए, तो आपकी इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनली आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हैं। इस तरफ जब भी आप जाएंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कहलाएगा, और इस तरफ जब भी आप जाएंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कहलाएगा, क्योंकि आपने ओरिजिन से स्टार्ट किया था और आप बाद में माइनस एक्स एक्सिस पे पड़े हुए पाए जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट 5 स्टार दे दीजिए अगली लाइन में। बट पाथ लेंथ, दैट इज डिस्टेंस, पाथ लेंथ दैट इज डिस्टेंस फॉर अ मूविंग बॉडी, is never 0, and is never negative. डिस्टेंस, अगर बॉडी चल रही है तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस पूरा गिना जाएगा। अगर बॉडी, एक क्वेश्चन के रूप में लिख लेते हैं, चलिए, a person goes from his home to a market 40 meters away, चलिए 40 मीटर दूर है, and returns back to his home. तो स्ट्रेट लाइन में ही गया है, मान लेते हैं, जब कुछ बोला नहीं है पाथ, तो ए कहता है डिस्प्लेसमेंट बताइए, बी कहता है डिस्टेंस बताइए। वो 40 मीटर गया और फिर वापस आ गया अपने घर पे। इस सवाल में शायद हम उसके घर को ओरिजिन मान रहे हैं, तो 40 मीटर गया और वापस आ गया, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0, बट डिस्टेंस है लेंथ ऑफ द टोटल पाथ, 40 + 40 80 मीटर। 80 इसका सही जवाब है। अगर उसने पाथ स्पेसिफिक, एक लाइन आप चाहें तो लिख सकते हैं, if path is not specified, assume it to be the simplest possible case. अगर path specified नहीं है तो assume it to be the simplest possible case, that is straight line. वो straight line में गया था और फिर उसी straight line में वापस आ भी गया, और नहीं तो उनको पूरा बताना पड़ता कि वो अगले क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि वो 30 यहाँ गया और फिर वो 40 वहां गया, ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, 30 यहाँ गया और 40 यहाँ गया, तो उसका डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। अब मैंने पहले डिस्टेंस मांगा है, तो डिस्टेंस है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, तो जो डिस्टेंस है वो 30 + 40 है, तो 70 मीटर। डिस्प्लेसमेंट है 50, है वो, हाँ, वो 3 4 5 ट्रायंगल से आ रहा है ना, ये 3 होता है, 4 होता तो ये 5 होता, तो ये 3 4 5 ट्रायंगल से आ गया 50। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मैं कई बार उसको वेक्टर से पढ़ लूंगा तो सीख लूंगा, मैं इसको अभी तो यहाँ पूरा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 50 लिखना चाहिए था, पर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर्स के ऊपर हम ये एरो बता देते हैं, इसमें कोई एरो नहीं लगाया। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से भी लिखते हैं, एस एक्स से भी लिखते हैं, आर से भी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं। फिलहाल डिस्टेंस है 70 और डिस्प्लेसमेंट है 50, और अगर यूनिट दी होती तो मुझे अपने आंसर में हमेशा यूनिट लिखनी चाहिए। ये एक बात फिर से 5 स्टार लगा के लिख दीजिए। डिस्प्लेसमेंट हमने थोड़ा गलत नहीं निकाला, 30 और 40
तो स्क्वायर को रूट में रख के 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर 250 बस है। 50 का स्क्वायर तो 2500 होना चाहिए ना। ये आ गया ना। 30 और 40 बोला था मैंने कि 30 और 50 बोला था? 40 40 था। अगर ये 3 और ये 4 होता तो ये 5 होता। अब ये 30 है और ये 40 है तो ये 50 होगा। 3 4 5 ट्रायंगल का इसीलिए बहुत ज्यादा महत्व है। आपको एग्जाम में अगर सवाल दिया जाएगा तो सिर्फ 3 4 5 या उसके मल्टीपल्स का दिया जाएगा। हद से वो ये करेगा कि ये 60 है, ये 80 है। तो अब ये फिर जब ये 30 का डबल 3 का डबल 30 का डबल है, 40 का डबल है तो 50 का डबल हो जाएगा या 100 आ जाएगा। अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि 3 4 5 ट्रायंगल है तो 3 4 5 ट्रायंगल के रिजल्ट्स यूज करिएगा, और नहीं तो फिर बेसिक से कैलकुलेट करिएगा पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। फिर से हेडिंग दे दीजिए पोजीशन टाइम ग्राफ। हेडिंग दे दीजिए पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। मैं आपको 5 स्टार लगा के वो कह रहा था कि यूनिट्स हमेशा मेंशन करना मत भूल जाइएगा कभी भी। नेवर फॉरगेट टू यूज यूनिट्स। हर बार यूनिट्स का उपयोग करिए ही करिए ज्यादा से ज्यादा। 30 नहीं 30 मीटर, 40 नहीं 40 मीटर, 50 नहीं 50 मीटर। यूनिट्स का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करिए। बहुत मदद करती हैं यूनिट्स और उसके डायमेंशंस भी। हेडिंग है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और टाइम है और पोजीशन को हम एक्स से कई बार पोजीशन को भी डिनोट करते हैं और एक्स से कई बार डिस्प्लेसमेंट को भी सवाल डिनोट करते हैं। तो लिख दीजिए एक्स समटाइम्स डिनोट्स position and sometimes denotes displacement. It will be clearly mentioned in the question. ये क्वेश्चन में साफ साफ बताएगा कि ये पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट। It will be clearly mentioned in the question. आप इस पे बिल्कुल भी दिमाग ना लगाएं, अभी इसे लिख के साइड में पटक दें बस। तो पोजीशन है कि डिस्प्लेसमेंट है सवाल में बताएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका एक्स चेंज नहीं हो रहा, टाइम तो बढ़ रहा है और उसका एक्स चेंज नहीं हो रहा। ये मेरा ओरिजिन है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पे है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पे है, तो अभी भी है, अब से थोड़ी देर बाद भी यही है और थोड़ी देर बाद भी यही है। तो टाइम बढ़ रहा है पर पोजीशन ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं हो रही। तो xt ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू t एक्सिस, ऐसा लिख सकते हैं। द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू t एक्सिस। लिखने को ऐसा भी लिख सकते हैं। The x is not changing, position is not changing, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा। ये पोजीशन टाइम ग्राफ। x कब डिस्प्लेसमेंट होगा, कब डिस्टेंस होगा, दिमाग पे जोर न डालें। अपने आप अगर काम की चीज होंगी तो आपके सामने आए। जितना पढ़ाया जा रहा है केवल उसको ध्यान, उसको क्लियर करें और याद करें। इससे ज्यादा ना सोचें कि कब x डिस्प्लेसमेंट होता होगा, उसके बारे में कैसे बताते होंगे। आएगा ना सामने भी। पूरी पिक्चर एक ही बार में देख लोगे क्या? रोज छोटा छोटा ट्रेलर देखते हो तुम इस चैप्टर का। अब इसके बाद हेडिंग दीजिए यूनिफॉर्म मोशन। मैं 3 ही स्टार दे रहा हूं इस पे। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है एक्चुअली कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। मतलब बॉडी मूव्स स्ट्रेट लाइन, पहली बात तो
डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन and covers equal distances in successive equal intervals of time. पहली बात तो शर्त ये है यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए कि बॉडी को स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए, वैसे तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी कह देना काफी, स्ट्रेट लाइन में चले बॉडी और इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करे इन सक्सेसिव इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे पहले 5 सेकंड में बॉडी इतना चले, फिर अगले 5 सेकंड में भी इतना ही चले, फिर अगले 5 सेकंड में भी इतना ही चले। अगर ऐसा है तो यूनिफॉर्म मोशन, मतलब स्पीड का मैग्नीट्यूड लगातार सेम बना रहे। लिख दीजिए, स्पीड शुड रिमेन सेम एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन शुड नॉट चेंज। स्पीड सेम बनी रहे और डायरेक्शन भी चेंज ना कर हो। स्ट्रेट लाइन में जा रही है बॉडी और पहले 1 सेकंड में जितना चला अगले 1 सेकंड में भी ये उतना ही चले, तो टोटल तो फिर यूनिफॉर्मिटी है, और ये आपने फिर काफी टाइम बचपन से पढ़ा भी है यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन। फिर भी ध्यान दीजिए, बॉडी की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहना चाहिए। लिख दीजिए अलग से, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी शुड रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी शुड रिमेन सेम। या फिर से लिखते हैं, नाइदर द मैग्नीट्यूड nor the direction of velocity should change. Neither the magnitude nor direction. Neither the magnitude nor the direction. Neither the magnitude nor the direction of velocity should change with time. टाइम ऐसा ना हो कि अभी कुछ वेलोसिटी स्पीड कुछ है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कुछ है और थोड़ी देर बाद कुछ और है, ऐसा ना हो। ना तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो और ना डायरेक्शन हो चेंज हो, तो फिर इसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। 3 स्टार बस हमने इस पे दिए हैं और वो पर्याप्त है। फिर आप हेडिंग दे दीजिए, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ of an object in uniform motion. अब अगर कोई ऑब्जेक्ट मुझसे दूर जा रहा है और यूनिफॉर्मली दूर जा रहा है, तो उसका डिस्टेंस मुझसे लगातार बढ़ता जाएगा ना, ऐसे ही लिख दीजिए। If an object is going away from the observer, object observer से दूर जा रहा है, then as time increases, its x coordinate should also increase. X coordinate should also increase. टाइम के बढ़ने से उसका x भी बढ़ना चाहिए। अभी शुरू में ये मान लीजिए x है और ये t है, इतने टाइम पे पार्टिकल यहाँ है, फिर इतने टाइम पे पार्टिकल यहाँ है, फिर इतने टाइम पे पार्टिकल का x और चेंज हो गया, और जितना ये चेंज हुआ था मान लीजिए उतना ही ये चेंज हुआ, और उतना ही मान लीजिए ये चेंज हुआ। तो पहले पार्टिकल ये ग्राफ यहाँ बनेगा, ऐसे, और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स में ये चेंज भी सेम, ये टाइम इंटरवल्स बराबर है और ये सेम x भी बराबर है, ये x भी बराबर है, बस इतने टाइम पे पार्टिकल यहाँ था, फिर इतने टाइम पे पार्टिकल यहाँ था, पार्टिकल तो एक्चुअली यहाँ जा रहा है, ग्राफ यहाँ जा रहा है, पार्टिकल एक्चुअली यहाँ जा रहा है। दिस इज नॉट द पाथ ऑफ द पार्टिकल,
लिख दीजिए, the graph does not indicate the path. The xt graph does not indicate the actual path followed by the particle. ये जो ग्राफ है, it does not indicate, xt graph does not indicate the path followed by the particle. xt graph does not indicate the path followed by the particle. टाइम यहाँ बढ़ रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और पोजीशन यहाँ चेंज हो रही है, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, एक्स चेंज हो रहा है। ये जो आप ग्राफ बनाते हो, ये पार्टिकल के मोशन का पाथ नहीं है, पाथ तो एक्चुअली यहाँ है, ग्राफ यहाँ आ रहा है। फिर से लिख दीजिए कि ग्राफ इज नॉट फोटोग्राफ ऑफ मोशन, ग्राफ मोशन का फोटोग्राफ नहीं है। कभी कभी ये होता भी है, पर वर्सेस टाइम जब ग्राफ बनाते हैं, समटाइम्स होता भी है, वो बाद में देखेंगे कब होता है कब नहीं होता है। ये ग्राफ इसके मोशन का ग्राफ नहीं है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ है। एनीवे, फिर आप हेडिंग दे दीजिए, मतलब ये जो रेस्ट वाला ग्राफ था ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार वाला। एक्सटी ग्राफ तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और बड़े आसान होते हैं ग्राफ, बड़े स्कोरिंग होते हैं, ना तो ये प्योर थियोरी होते हैं ना ये प्योर मैथमेटिक्स होते हैं। जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है उन्हें कम से कम ग्राफ को अपना दोस्त बनाना चाहिए, क्योंकि ये तो प्योर मैथमेटिक्स भी नहीं है, ये थियोरी का ही अनदर रिप्रेजेंटेशन है। थियोरी अगर आपकी स्ट्रांग है तो आपको ग्राफों से कभी डर लगना ही नहीं चाहिए, एंड ग्राफ्स आर डेफिनेटली हाईली स्कोरिंग। एनीवे, ये एक्सटी ग्राफ भी मे बी 3 स्टार वो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, और फिर हेडिंग दे दीजिए टिपिकल पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ कार, टिपिकल पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ कार। इस पे मैं कोई स्टार नहीं दे रहा। कार नॉर्मली स्टार्ट होती है तो कम वेलोसिटी होती है उसकी, फिर वो कार एक्सेलरेट करती है, और फिर हम मान लेते हैं कि चलो कार में कांस्टेंट वेलोसिटी आ गई है। ऐसे ही लिख दीजिए कि टिपिकली अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, टिपिकली कार रेस्ट से स्टार्ट होती है, इनिशियली ट्रेवल्स स्मॉल डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम। रेस्ट से ही स्टार्ट हुई है, अभी कार में ज्यादा वेलोसिटी तो है नहीं। सर इनिशियली के बाद इनिशियली ट्रेवल्स स्मॉल डिस्टेंस, इनिशियली ट्रेवल्स स्मॉल डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम, ब्रैकेट में बता सकते हैं बिकॉज ऑफ लो वेलोसिटी, स्मॉल वेलोसिटी। इनिशियली ट्रेवल्स अ स्मॉल डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम बिकॉज ऑफ स्मॉल वेलोसिटी। भाई शुरू में तो इसकी वेलोसिटी कम है, लिख दीजिए देन इट एक्सेलरेट्स, that is increases its speed, speed या velocity हम कुछ भी बोलते रहे, increases its speed, travels larger distance in a given time, travel larger distance in the same time, ज्यादा डिस्टेंस तय करती है उतने ही टाइम में। और चलिए ये मान लेते हैं कि जब आपने सफिशिएंट वेलोसिटी एक्वायर कर ली है तो फिर अब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। लिख दीजिए एंड देन लेट अस अज्यूम दैट द कार कम्स इन यूनिफॉर्म मोशन। फिर मान लेते हैं कि कार यूनिफॉर्म मोशन में आ गई है। अब कार हो या बाइक हो एक ही बात है, ये एक्सटी ग्राफ है, शुरू में इसने बहुत ही थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स देखो इसका इतना सा है ना, यहाँ मत देखो, इसको हमेशा यहाँ देखो, इसको हमेशा यहाँ देखो, इसने x काफी कम तय किया, फिर इसका x काफी तेजी से बढ़ने लगा। अब देखो इतने ही टाइम में इसका x यहाँ से यहाँ हो गया, और इतने ही टाइम में इसका x और ज्यादा हो गया। पहले इतने सारे टाइम में वो इतना सा x चला गया, इसका x यहाँ दिखेगा, ग्राफ को नहीं देखना है, इसको यहाँ देखना है आपको, और बाद में तो कहते हैं ऐसा हो गया। अच्छा ये तो रुकी गई, सॉरी, अगर ऐसा ग्राफ हो गया तो हाँ, फाइनली तो यही माना जाए कार हैज रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन एंड हैज स्टॉप्ड।
फाइनली जो आप थियरी लिख रहे थे इसकी एक्सप्लेनेशन उसमें आप ये लाइन ऐड कर दीजिए। फाइनली व्हेन द कार रीचेस इट्स डेस्टिनेशन इट स्टॉप्स। फाइनली जब कार अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है तो वो कार रुक जाती है। तो इनिशियली एक्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, पर एक्स धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि आपने गाड़ी अभी जीरो से उठाई है। फिर आपने गाड़ी एक्सेलरेट की तो उसकी वेलोसिटी बढ़ी, उसकी स्पीड बढ़ी, और स्पीड बढ़ी तो उतने ही टाइम में वो लपक के ज्यादा दूरियां तय कर रहा है। पहले उसकी पोजीशन यहाँ थी, फिर उसकी पोजीशन यहाँ देखने को मिली, फिर ये कहीं और आगे देखने को मिली, और फाइनली जब ये अपने डेस्टिनेशन पे आ गई है, फाइनली जब ये अपने डेस्टिनेशन पे आ गई है तो अब t तो बढ़ रहा है पर x नहीं बढ़ रहा है। अब xt graph is a straight line parallel to time axis. If xt graph is a straight line parallel to time axis, the body has come to rest. लिख दीजिए फाइनली। इसको हम काम करते हैं, ये a बोल देते हैं, ये b बोल देते हैं, ये c बोल देते हैं और ये d बोल देते हैं। a स्टेप बिगिनिंग में, फिर यहाँ कहीं b है, फिर ये c है और ये d है। सी डी में मैंने ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिखाया। तो बस इन द पोर्शन ए बी, द व्हीकल हैज स्टार्टेड, द कार हैज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। पोर्शन ए बी में कार ने रेस्ट से स्टार्ट किया है। द कार हैज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एंड हैज कवर्ड ओनली अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, covered only a very small distance in a sufficient time। 2-4-5 सेकंड इलैप्स हो गए, फिर भी वो ज्यादा दूर नहीं जा पाई गाड़ी। घर से अगर आप अभी निकले ही थे तो मम्मी ने जोर से आवाज देकर रोक लिया और आपने चू 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 करके गाड़ी रोक भी ली, सट से पलट के भी आ गए, ज्यादा दूर जा नहीं पाए। मम्मी की आवाज ज्यादा तेज जाती है। तो आपने अभी रेस्ट से स्टार्ट की थी, ज्यादा वेलोसिटी पिकअप नहीं की थी। अब लिख दीजिए इन द रीजन बी टू सी, इन द रीजन बी टू सी द व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग। रीजन बी टू सी में वेलोसिटी, व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग, व्हीकल एक्सेलरेट कर रहा है, इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। बी से सी में इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसके एक्स काफी तेजी से बढ़ रहा है, एक्स इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। बाद में तो हवा से बात करने लगते हैं, बाद में तो उतने ही टाइम में हम पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। इतनी तेज हमारी गाड़ी चल रही होती है कि अगर एक हल्की सी भी नजर गई साइड में क्या चल रहा है तो इतनी देर में तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि आपकी जब नजर पलट के आती है तो आपकी गाड़ी कहाँ होती है, जहाँ तक की सड़क आपने पहले देखी भी नहीं होती। अगर आप स्पीड में हो तो भी, आप स्पीड में ना भी हो तो भी अगर आप साइड में हल्की सी भी नजर ले गए गाड़ी चलाते समय तो फिर मुश्किल ही है बच पा। इधर गाड़ी एक्सीलरेट कर रही है, उसकी अच्छी खासी स्पीड हो रही है और फिर तो हम बस अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। लिख दीजिए इन द रीजन सी डी में the xt graph is parallel to time axis. The xt graph is parallel to time axis. The xt graph is parallel to time axis. Thus, that is the body has now come to rest. बॉडी रेस्ट पे आ गई है, इसको जरूर पहचानिए, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमें ये और बाद में पढ़ते ही रहेंगे चाहे तो इस ग्राफ पे भी आप चलिए 2 स्टार दे ही दीजिए पूरा, क्योंकि यहाँ हम ये पहचान रहे हैं कि यहाँ गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है, इस वजह से ये काम का है, और यहाँ पहचान रहे हैं कि रेस्ट है, इसको थोड़ा थोड़ा पहचान रहा है। एक बात और ध्यान रख लीजिए, जब कोई गाड़ी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो फिर वेलोसिटी और स्पीड में फर्क नहीं होता। तो मैं इसलिए कभी वेलोसिटी बोलूंगा कभी स्पीड बोलूंगा, ऐसे ही डैश करके पॉइंट लिख दीजिए। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन then velocity at an instant is same as the speed at that instant. Velocity at an instant has same value. Velocity at an instant has same value.
as speed at that instant. अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो फिर वेलोसिटी में और स्पीड में कोई फर्क नहीं है। अभी हमें इन्हें शायद ढंग से डिफाइन करना बाकी है, तभी हम इन्हें समझेंगे। हाँ, अब हम इन डेफिनेशंस पे आ रहे हैं। हेडिंग दे दीजिए एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी से हमें इतना तो पता ही है कि जब कोई गाड़ी धीरे चला रहा है तो हमको थप्पड़ मारने की इच्छा करती है, क्या यार इस वेलोसिटी पे गाड़ी चला रहा है। और कभी कभी इतनी तेज कोई गाड़ी चलाता है कि हमें डर लगता है कि कहीं कोई लफड़ा ना हो जाए। तो वेलोसिटी का फील तो आपके पास है। मैं सीधे मुझे थ्योरी में और एक्सप्लेनेशन में और कॉन्सेप्ट्स में और डेफिनेशंस में, यहाँ तक कि डेरिवेशंस में भी कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। कभी कभी डेरिवेशन काम के होते हैं, मुझे सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में ही इंटरेस्ट है। तो वेलोसिटी को ऑलरेडी आप जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मुझे इसी में इंटरेस्ट है। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला तो यही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पर हमने शायद हेडिंग दी है। तो चलो पहले इसकी यूनिट कर लेते हैं। ये मीटर पर सेकंड टाइम या किलोमीटर पर आवर टाइम वेलोसिटी की यूनिट हो गई। इसके डायमेंशंस की अगर बात करें तो ये L1 T-1 है। मुझे ये कन्वर्जन भी पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर इन 1000 मीटर अपॉन 3600 seconds, so this is 5/18 मीटर पर सेकंड। मुझे इसकी यूनिट देख ली मैंने, इसके डायमेंशन देख लिए, कन्वर्जन देख लिया, और ये भी बोल दिया कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे इसके फॉर्मूले में डिस्प्ले जैसा, ठीक है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट्स फॉर्मूला हैज अ वेक्टर टर्म डिस्प्लेसमेंट। इसके फॉर्मूले में अब ये टाइम तो स्केलर होता है, टाइम स्केलर है। अगर ये वेक्टर है तो फिर ये भी वेक्टर आएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, and displacement is a vector quantity, so even velocity will be a vector quantity. तो मतलब लिख दीजिए therefore direction must always be specified. Direction must always be specified while mentioning a velocity. While mentioning a velocity. मतलब इन्हें क्या करना चाहिए, मैं वो तो उससे तो मुझे मतलब नहीं है। मैं उल्टा कहता हूं आपसे कि जब भी कोई क्वेश्चन कहे वेलोसिटी निकालो तो कायदे से आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालने चाहिए। अब खैर वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। सब्जेक्टिव पेपर अगर आप स्कूल एग्जाम कर रहे हैं और वेलोसिटी निकालने को कहा है तो खाली मैग्नीट्यूड मत निकालिए, अगर संभव है तो डायरेक्शन के बारे में कुछ ना कुछ लिखिए जरूर। उल्टा ये लिख दीजिए, ऐसे ही 4 स्टार लगा के लिख दीजिए या 5 स्टार लगा दीजिए। if a question asks about a vector quantity, अगर एक क्वेश्चन वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा है तो then we must state its direction as well. हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी ही चाहिए। We must state its direction as well. अब ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन है और उसने डायरेक्शन का चारों ऑप्शन में किसी ऑप्शन में जिक्र ही नहीं किया है तो ठीक है, फिर आप भी डायरेक्शन के लिए परेशान ना हो। जैसे ऑप्शंस देगा वैसे हमारे आंसर बनेंगे। मैं फिर से हेडिंग दे रहा हूं, दोबारा हेडिंग दे दीजिए एवरेज वेलोसिटी। हमारी पहले भी हेडिंग थी एवरेज वेलोसिटी, पर फिर से लिख दे रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। खाली वेलोसिटी भी मैंने डिफाइन किया है। मैं ये कह रहा हूं कि पार्टिकल की टाइम t1 पे ये ओरिजिन है, टाइम t1 पे पार्टिकल की पोजीशन x1 है, यहाँ देखा जाता है, और किसी टाइम t2 पे, इस टाइम t2 पे पार्टिकल यहाँ देखा जाता है, ये इसकी पोजीशन ऐसा बना दीजिए एट t1 या एट टाइम t1 position of particle is x1
and at time t2 position of particle is x2. t1 पे मुझे वो यहाँ दिखा और t2 पे मुझे बस वो यहाँ ही दिखा, हालांकि बहुत सारा टाइम है पर उससे ज्यादा नहीं चला। तो भाई मैं तो अब बोलूंगा कि अब मेरे को तो इसका डिस्प्लेसमेंट मैं बताऊंगा कि वो x1 था पहले यहाँ दिख रहा था, यहाँ दिख रहा है, पोजीशन है इसकी। पहले मेरे को यहाँ रोड पे यहाँ दिख रहा था, अभी मेरे को रोड पे यहाँ दिख रहा है। पहले चुन्नू की दुकान के सामने देखा गया 10:05 पे और 10:07 पे मुन्नू की दुकान के सामने देखा गया। तो मैं इसकी पोजीशन बता रहा हूँ ना कि कहाँ देखा गया, तो दैट इज पोजीशन। तो बस t1 पे वो x1 पे देखा गया और t2 पे x2 पे देखा गया, तो जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हम बोलते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इसको v बार से भी डिनोट करते हैं, इसको पढ़ते हैं v बार। जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअली चेंज इन पोजीशन है, और ये तो टाइम है। एवरेज वेलोसिटी को आप v एवरेज से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं v एवरेज, पर क्या मैथमेटिकली लिखने का तो यही तरीका है, v एवरेज। और पोजीशन में चेंज है x2 माइनस x1 और इधर टाइम में चेंज है t2 माइनस t। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, v एवरेज इज इक्वल टू ये उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऑब्जेक्ट में और इतने टाइम में। पहले x1 पे देखा गया, अब x2 पे देखा गया, इतना ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ये पोजीशन है, ये पुरानी पोजीशन है, ये नई पोजीशन है, और नई पोजीशन और पुरानी पोजीशन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। पोजीशन में और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा फर्क है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का ये तरीका है, इसे डेल्टा x और डेल्टा t भी कहा जा सकता है। डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा का हमेशा ही मतलब होता है चेंज, और डेल्टा x का हमेशा ही मतलब होता है x2 माइनस x1। डेल्टा t का हमेशा ही मतलब होता है t2 माइनस t1। गॉट इट? आपको एवरेज वेलोसिटी के नाम पे खाली ये ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट शायद मेरे को तो ये बस पसंद है, मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ। मैं इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसको लिख सकता हूँ। अच्छा चलो, मैं इसकी फाइनल आपको समरी दे रहा हूँ, आप चाहें तो पूरा मत पढ़िएगा। मैं एवरेज वेलोसिटी को सम अप करता हूँ, इसको शॉर्ट नोट्स में आप बस यही लिख लीजिएगा, v एवरेज, ये v एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा x बाय डेल्टा t इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ग्राफ भी मत बनाइएगा, ये टोटल जरूर लिखिएगा, ये है साहब। बस एवरेज वेलोसिटी का ये जो फॉर्मूला है, हाँ मैं इस सिंपल सी चीज पे भी 5 स्टार दूंगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स, खास तौर से मुझे ये पसंद, मुझे न्यूमेरिकल्स में जो काम आएगा वो उस पर मैं 5 स्टार दूंगा। और ये समय आपका नहीं है कि यार इस पे न्यूमेरिकल बनते कैसे होंगे, जरा हम सोचें तो। पीवाईक्यू उठा लो, क्वेश्चन अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएंगे। यहाँ बैठ के मुंगेरी लाल के सपने क्यों देख रहे हो? क्वेश्चन सामने रख, पीवाईक्यू साथ रख के बैठो, ताकि तुम्हें आलस ना है यहाँ से वहां तक जाके पीवाईक्यू ढूंढ के लाने। वो तुम कभी नहीं करोगे, वहां बैठे बैठे क्वेश्चन बनाओगे। तो पहली बार भी अगर तुम पढ़ रहे हो तो पीवाईक्यू को साथ में रखो, टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस वाइज, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज जो पीवाईक्यू हैं वो साथ में देखो। तुम्हें हेडिंग मिलेगी, बकायदा मिलेगा आर्टिकल 3.3, और उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए वो तुम्हें मिल जाएंगे। और बिना एक बार भी थ्योरी पढ़े तुमसे सवाल बन जाए, उससे ज्यादा कोई आवश्यकता बचती नहीं है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज समथिंग वेरी यूजफुल टू मी। बाकी जो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफ वगैरह पढ़ाया था, जो बातें की थी, कोई भी किसी भी काम की नहीं। लिख दीजिए, एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी।
Average velocity is also a vector quantity and has same dimensions as velocity. Average velocity के भी वही dimensions होंगे जो velocity के होंगे. एक अच्छी बात ये कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन बताने के लिए फिलहाल हम प्लस या माइनस का सहारा ले सकते हैं. अगर हम कह रहे हैं वेलोसिटी पॉजिटिव है तो शायद हमारा मतलब है कि पार्टिकल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, या जिसको भी आपने ओरिजिन माना है वहां से दूर जा रहा है. ये पॉइंट हेडिंग दे दीजिए डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इस पे मैं एक ही स्टार दे सकता हूँ. ज्यादा लंबे समय तक ये बात आपके काम आएगी नहीं. कई वेक्टर्स को सब वेक्टर्स सब क्वांटिटीज को तो नहीं, अच्छा से यही लिख दीजिए. डायरेक्शनल एस्पेक्ट ऑफ अ वेक्टर, मैंने कहा था वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हम बताएंगे, तो कह रहा डायरेक्शनल एस्पेक्ट ऑफ अ वेक्टर कैन बी टेकन केयर. डायरेक्शनल एस्पेक्ट ऑफ अ वेक्टर कैन बी टेकन केयर बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन. ये हमेशा तो सही कुछ नहीं है, कुछ और भी मतलब मुझे इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, पर फिलहाल के लिए चलेगा कि डायरेक्शनल एस्पेक्ट ASPECT, डायरेक्शनल एस्पेक्ट ऑफ अ वेक्टर, इसे हाईलाइट कर दीजिए, बड़ा बड़ा लिख दीजिए. मैं सिर्फ वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी वेक्टर की बात कर रहा हूँ. डायरेक्शनल एस्पेक्ट ऑफ अ वेक्टर कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन. लिख दीजिए अगली लाइन में, इफ अ पार्टिकल गोज अवे फ्रॉम ओरिजिन, if a particle goes away from origin, that is along plus x-axis, its velocity is said to be positive. Its velocity is said to be positive. और जरा आप ध्यान से सुनिएगा, पार्टिकल ये ओरिजिन था, ये मेरा घर था, मैं पहले यहाँ गया और अब वापस आ रहा हूँ. जब मैं वापस आ रहा हूँ तो एक्चुअली मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा हूं. ऐसा डैश करके लिख दीजिए अगली लाइन में. व्हेन अ पार्टिकल रिटर्न्स बैक टू ओरिजिन, व्हेन अ पार्टिकल इज रिटर्निंग बैक टू ओरिजिन, पहले वो यहां से यहां भी आता, ये प्लस एक्स एक्सिस है और ये माइनस एक्स एक्सिस है, और जब पार्टिकल यहां आ रहा है तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाएगी. व्हेन अ पार्टिकल इज रिटर्निंग फ्रॉम ओरिजिन, इस पे जरूर आप 3 स्टार दे सकते हैं. व्हेन अ पार्टिकल इज रिटर्निंग back towards origin, particle is returning back towards origin, then it is traveling in minus x-axis, traveling along minus x-axis, and this velocity is said to be negative. This velocity is said to be negative. अगर मैं कहता कि ये ओरिजिन से दूर इधर जा रहा है तो आप पॉजिटिव कह लेते, और इस तरफ जा रहा है तो नेगेटिव कह लेते. इसमें तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं. पर असली मजे की बात यह है कि जब वो वापस लौट के ओरिजिन की तरफ आ रहा है तो भी वो इधर ही निकल जाएगा. वो डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस है. जब कोई मुझसे दूर जा रहा है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है अगर मैं ओरिजिन हूँ तो, और वो लौट के जब गाड़ी वापस मेरी तरफ आ रही है तो नेगेटिव में ही तो आएगी, तभी तो वो डिस्प्लेसमेंट 0 बनाएगी. यहां से यहां जाएगी तब तो माइनस डायरेक्शन होगी ही होगी. ये भी माइनस डायरेक्शन है बस. तो वेलोसिटी को हम समहाउ इसके पॉजिटिव और नेगेटिव होने की बातें समय आने पे और बेटर आपसे कर लेंगे. अभी तो हेडिंग दे दीजिए एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड को तो एवरेज स्पीड ही लिखा जाता है, इसको हम शायद बी का नाम नहीं दें तो ज्यादा अच्छा है. और यह है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अब ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है. एंड देयरफॉर दिस इज अ स्केलर, सो एवरेज स्पीड इज आल्सो अ स्केलर. लिख दीजिए बस इतना सा ही फर्क है फिलहाल तो, मतलब ठीक है, यूनिट तो वही मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर है, बट it is a scalar quantity and no information of direction is mentioned or expected from us. ना तो ये सवाल में डायरेक्शन बताते हैं और ना ये हमसे उम्मीद करते हैं कि हम
अगर इन्होंने स्पीड मांगा है तो हम डायरेक्शन के बारे में कुछ भी जिक्र करेंगे। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब ज्यादा अच्छी बात ये होगी टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम, बस ये। मैं सीधे आपको एक क्वेश्चन कराए देता हूं तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन यही है कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा है, ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। ठीक है, पार्टिकल ए से बी गया, फिर बी से सी गया और सी से डी गया, ये 5 5 5 और लिख दीजिए द पार्टिकल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड। पार्टिकल की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड लगातार 5 ही है, स्पीड लगातार 5 ही है, स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। इस समय स्पीड पार्टिकल ने ए से स्टार्ट किया था और फाइनली डी पे अपनी जर्नी खत्म की। तो इसी पूरे मोशन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। स्पीड तो इसकी लगातार 5 ही है, स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड है 5, कायदे से इसकी यूनिट भी यहाँ लिखनी चाहिए 5 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस पूरा टोटल पाथ लेंथ है तो वो 15 है, मीटर है, और अपॉन टाइम, तो ये टाइम आ जाएगा इसका 15/5 और ये आ जाएगा 3 सेकेंड। स्पीड मुझे दी है और मुझे पाथ लेंथ दी है, मैं यूं गया यूं गया यूं गया, तो टोटल पाथ लेंथ 15 मीटर है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इससे मैंने पहले टाइम निकाला, स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे ये दिया था और ये दिया था, मुझे कायदे से सारी यूनिट लिखनी चाहिए, मीटर मीटर मुझे काटना चाहिए और तब बोलना चाहिए टी बचेगा सेकंड्स में। सारी यूनिट्स आपको पूरी थ्रू आउट लिखनी चाहिए, टाइम बचेगा 3 सेकंड्स में। अब आप लिख दीजिए इन द सेम टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज, इतने ही टाइम में जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ 5 मीटर्स है। डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट वाला पाथ होता है, तो ये तो 5 मीटर है। तो अब एवरेज वेलोसिटी है इसकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 5/3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसने मुझे दिया था डिस्टेंस 15, मैंने कैलकुलेट किया 15, दिस प्लस दिस प्लस दिस, डिस्टेंस है 15 और वेलोसिटी स्पीड उसने दी थी 5, कि लगातार मेरी स्पीड 5 मेंटेन्ड है, मैंने टाइम निकाला। फिर सेम पार्टिकल कैसे गया मुझे मतलब नहीं है, मैं तो कहूंगा तुम पूरे 3 सेकंड के लिए चले और तुम 3 सेकंड बाद मुझे यहाँ दिखे, मैं तो ये देख रहा था तुम मेरे नजर के सामने कब आते हो, मुझे मतलब नहीं तुम कहाँ गए, तुम मेरी नजर के ठीक सामने 3 सेकंड बाद आए, तो मैं तो इस डिस्प्लेसमेंट को भी यही मानूंगा कि 3 सेकंड में हुआ है। और डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वेलोसिटी अगर निकालनी है तो मुझे डिस्प्लेसमेंट लेना है जो कि ये पाथ है, और टाइम तो हमेशा ही सेम लेते हैं, अलग से लिख दीजिए टाइम इज ऑलवेज टेकन एज सेम। ये भी 5 स्टार वाली बात लिख दीजिए। कभी कभी हम अपने इस रूल को तोड़ेंगे, पर टाइम तो आप तो अभी यही मानिए कि टाइम तो आप हर न्यूमेरिकल में सेम ही ले। चलिए इतना लिख दीजिए इन कैलकुलेशन ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड की कैलकुलेशन में या वेलोसिटी की कैलकुलेशन में टाइम हम सेम लेते हैं क्योंकि सेम 3 सेकंड में ये इवेंट हुआ है। आप इन 3 सेकंड में कहाँ गए मुझे मतलब नहीं है, मेरे को तो 3 सेकंड बाद आप यहाँ दिखे बस। हम ये भी बात समझते हैं कि स्पीड तो थी 5 और वेलोसिटी है 5/3, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ऐसे ही हम ये बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज लेस देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। वेक्टर ये भी वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड। स्पीड आपकी ज्यादा होती है तो वेलोसिटी आपकी कम होती है, हमेशा बहुत स्पीड होती है आपकी और वेलोसिटी आपकी ज्यादा नहीं होती। ये भी काम का पार्ट है, इस पे भी 4 स्टार दे दीजिए। आपने तो खुद देखा स्पीड 5 थी और वेलोसिटी, मतलब न्यूमेरिकल में वैसे आपके पास एक क्लू भी है, अगर स्पीड दी और वेलोसिटी मांगी है तो आपके पास आंसर कम ही आएगा, ये भी लिख दीजिए।
In numericals, the speed is given. ये objective orientation हो गया, OO. ये objective orientation हो गया. In a numerical, the speed is given and velocity is asked. Speed दी गई है और velocity मांगी गई है. Then the answer will be lesser. Answer कम आएगा. ये आंसर बराबर भी आ सकता है अगर दोनों सेम लाइन में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं. चलिए अगली लाइन में the answer will be same if the motion takes place in a straight line. अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हुआ है तो ये बराबर हो. ये बराबर वाला केस तब आता है जब सीधे चलिए बॉडी. और अदरवाइज मोस्टली तो आप तो हमेशा जब भी घर से आप निकलते हैं तो खूब घूमते घामते जाते हैं. स्ट्रेट लाइन में तो आप जाते नहीं है, तो वेलोसिटी हमेशा कम आती है. एवरेज वेलोसिटी हमेशा कम आती है, एवरेज स्पीड हमेशा ज्यादा आती है. एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.